अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कल के दिन हमने फॉर्मेट सीरेट फार्मूलाज के बारे में जो फार्मूला था उसको प्रूव किया था। ठीक है, उसके रिलेटेड जो रिजल्ट्स थे उनको देखा था। तो आज के इसके रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो चलिए आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप देख लें कि जो हम पढ़ के आए थे वो क्या था। वापस चलते हैं। ये सारा डिस्कशन किया था हमने, ये वाला था हमारे पास आया। एक मिनट बस, आ जाए, आने लगा बस। ये वाला आ गया हमारे पास, ये वाली जो एंड पे चीज़ें लिखी हैं ना, ये वाली। ये नीट में लिख लेते हैं। नीट में क्या, सामने नीट लिखा हुआ है कि टी डैश जो होती है, टी टी कैप यानी कि टी यूनिट कैप का जो डेरिवेटिव है वो के और एन हैट, और एन वाले एन कैप जो है उसका डेरिवेटिव जो होता है ये टी बी हैट माइनस के टी हैट, और ये बी वाले का जो डेरिवेटिव होता है ये माइनस टी एन हैट के इक्वल होता है। ठीक है, अब इन फार्मूलाज को आगे यूज़ करेंगे और इसके रिलेटेड जो है एक्सरसाइज डिस्कशन अंडर डिस्कशन लेके आएंगे। ठीक है, सबसे कहता है प्रूफ ऐड करें। प्रूफ यानी प्रॉब्लम नंबर 4.1 ना कहता है ये प्रूफ करें कि ये इसके इक्वल है। ठीक है जी, कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, कहता है हमें पता है कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि वैसे भी हम पढ़ के आए थे कि एन किसके इक्वल होता है, टी डैश ओवर एस के इक्वल होता है। टी डैश ओवर कैपा के इक्वल होता है, तो कैपा उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो टी डैश आ गया हमारे पास कैपा मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, अब कहता है बी 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 हैट का जो डेरिवेटिव होता है ये इसके इक्वल होता है, वही फार्मूला के जरिए। ठीक है, फॉर्मेट सीटेड फार्मूला के जरिए। तो ये हमारे पास ये इसके इक्वल होता है। कहता है अगर इन दोनों के हम डॉट प्रोडक्ट लें, इन दोनों के हम डॉट प्रोडक्ट लें, तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो जब इन दोनों के हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, किसके इक्वल आ जाएगा, के एन हैट, और डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी टा माइनस टा एन हैट। ठीक है, तो ये जो माइनस इधर लगा है ना, ये माइनस में दूसरी साइड पे लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये दोनों कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट को हम इनर प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, तो ये लें जी, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है जी। ठीक है, यही हमने साबित करना था, हमारा साबित हो गया कि ये इसके इक्वल है। अब नेक्स्ट टाइम चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास। कहता है कि अल्फा ऑफ एस इज़ अ यूनिट स्पीड कर्व। अगर यूनिट स्पीड कर्व है तो हमने साबित करना है कि ये चीज़ जो है ना ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले देखें कि आपको पता है कि जब अल्फ़ा हमें दिया गया हो तो डी अल्फ़ा बाई डी टी हम करें। ठीक है, तो ये टी यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, और इसको आप अल्फ़ा डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा डैश। इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव लूँगा तो वो क्या बनेगा, वो अल्फ़ा डबल डैश बन जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा डबल डैश बन जाएगा, और अल्फ़ा डबल डैश इक्वल आ जाएगा किसके, टी यूनिट वेक्टर और इसके ऊपर ये डैश। और आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, यानी कि ये वाली चीज़ किसके इक्वल होती है, तो ये अभी अभी हमने बताया ये के एन के इक्वल होती है। तो इसकी जगह पे हमने के एन पुट कर दिया, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, के एन पुट आ गया, ये आ गया, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। अब इसका तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा, क्योंकि मुझे पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव चाहिए ना, तो इसका तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव लिया। तो ये पहले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज़ प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ना, ये वाली चीज़ विद रिस्पेक्ट टू एस, ये होता है टा बी हैट माइनस के टी हैट। ठीक है, ये सेकंड था, यानी कि पहला ये था, दूसरा ये था, और तीसरा हमारा बी वाले का डेरिवेटिव था। तीसरा हमारा बी वाले का डेरिवेटिव था। ये फार्मूला था जो कल के दिन हम ना डिटेल से डिस्कशन करके आए। तो ये इक्वल होता था हमारे पास माइनस टा एन हैट के। तो ये सेकंड वाला जो है ना फार्मूला हमने, यानी कि इसकी जगह पे इसका डेरिवेटिव ये वाला हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें, अब क्या हो गया कि जब ये अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे ना, ये जब ये के एन हैट, ये के एन यानी कि ये वाली चीज़ ये लिखी हुई है, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो के टा भी ये वाली चीज़ आ गई, और ये माइनस के स्क्वायर टी, और ये माइनस के स्क्वायर टी आ गया। ठीक हो गया। अब इसका चौथी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। अब चौथी दफ़ा क्यों डेरिवेटिव लेना है, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 3 में चौथी दफ़ा डेरिवेटिव भी यूज़ हो रहा है ना। ठीक हो गया, तो फिर हम एक दफ़ा ही कैलकुलेशन कर लेते हैं ना सारे। तो चौथी दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा, तो इसका डेरिवेटिव लेना है तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल लग गया, और इसमें पावर रूल लगा। दूसरा एज इट इज़ माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, और फिर इसका डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़ प्लस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव। और इस पर अगर हम आए तो पहला अब इस पे ना ये 3 है, जब 3 हो ना तो उस वक्त प्रोडक्ट रूल हमारे पास लगता है पहले का डेरिवेटिव दूसरे कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव पहला तीसरा कांस्टेंट, और तीसरे का डेरिवेटिव पहला दूसरा कांस्टेंट। तो ये हमारे पास पहले का डेरिवेटिव दूसरा तीसरा कांस्टेंट, ये पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव तीसरा वैसे ही, और और पहला और दूसरा जो है वो वैसे ही, और तीसरे का डेरिवेटिव। ये सारा कैलकुलेशन करवा के यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास चौथे डेरिवेटिव की आ गई। अब हमने साबित क्या करना था, पहले वाला दूसरे वाला और तीसरे वाला, इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, इसको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है,
और ये हमें वॉल्यूम ही देता होता है वैसे। कहता है इसका आंसर ये आएगा। तो जो तीनों थे, इसका आंसर अगर हमने निकालना होना तो ये पहले वाला अल्फ़ा वन का कंपोनेंट, ये अल्फ़ा टू के कंपोनेंट यानी कि अल्फ़ा डबल डैश के कंपोनेंट, ये अल्फ़ा ट्रिपल डैश के कंपोनेंट। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया, हमारा प्रूव हो गया। और यहाँ पे हमने कौन से लेने थे, अल्फ़ा डबल डैश वाला, अल्फ़ा ट्रिपल डैश वाला और अल्फ़ा फोर्थ डैश वाला। तो पहले वाले अल्फ़ा डबल डैश के कंपोनेंट, दूसरे वाले तीसरे डेरिवेटिव वाले के कंपोनेंट, चौथे डेरिवेटिव वाले के कंपोनेंट एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब ये देखे, कहता है इसका दूसरा पार्ट भी था, ये ए पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ए पार्ट। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में कहता है वी नाउ डैट कर्व इज़ हेलिक्स इफ़ एंड ओनली इफ़, ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। कहता है अगर ये कांस्टेंट है तो कर्व हेलिक्स होगी। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका अगर हम दोनों तरफ क्या लें, यानी कि यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ज़ीरो रहा होगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव लिया तो वो ज़ीरो आ गया, और ये ज़ीरो आ गया है। तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल आई है हमारे पास, ये वाली चीज़ इसके साथ अगर मैं के की पावर 5 भी मल्टीप्लाई करवाऊँ तो दोनों तरफ के की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा ना दोबारा। तो इस वाली चीज़ की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये वाली चीज़ किसकी जगह पे, ये इस वाले की जगह पे। तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये हमारे पास साबित हो गया कि ये ज़ीरो होगा। कब कब हमारे पास, जब हेलिक्स होगा, यानी कि जब टी ओवर के जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4.4। इसमें क्या कहता है, कहता है अल्फा यूनिट स्पीड कर्व है विद के नॉट इक्वल टू जीरो है, प्रूव करना है कि ये जो है वो इसके इक्वल है, टा इसके इक्वल है। तो पहले अल्फ़ा, अल्फ़ा डबल डैश, अल्फ़ा ट्रिपल डैश, ये दोबारा। ठीक है, इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये वाला हमने फाइंड किया था। ऊपर हमारे पास कितना आया था, ये देखें के स्केयर टा आया था, तो वही वैल्यू हमने दोबारा यहाँ पे के स्केयर टा हमने निकाल लिया। अब डिवाइड करना है किससे, अल्फ़ा डबल डैश और अल्फ़ा डबल डैश की, यानी कि इन दोनों की हमने क्या करनी है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेनी है। हमने क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इसका ही यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये देखें ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, यानी कि इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। या आप सिंपल इनर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं ना, देखें सिंपल इनर प्रोडक्ट पे ही आ जाता हूँ मैं, इनर प्रोडक्ट से आसान हो जाएगा। ये इनर प्रोडक्ट लेंगे ना, तो अल्फ़ा किसके इक्वल है, अल्फ़ा डबल डैश के एन हैट के। तो के एन हैट यहाँ भी आ जाएगा के एन हैट। ठीक है, तो के दोनों से कॉमन आ गया, तो बाकी एन हैट, तो एन हैट यानी कि एन की एन के साथ इनर प्रोडक्ट, तो एन की एन के साथ इनर प्रोडक्ट, यानी कि ये हमारे पास दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल, और पैरेलल का डॉट प्रोडक्ट वन होता है, तो ये वन आ गया। ठीक है, वन मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर कैसे आया, एक के यहाँ से बाहर आया, एक के यहाँ से बाहर आया, तो के स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो बटे में के स्क्वायर आ गया, के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, टा आंसर आ गया, और हमारा साबित हो गया कि ये टा इसके इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4.6 है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन एट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन हमने फाइंड करनी है, ये हमें गिवन है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन होती है, इसको नोट कर लें, कहीं पे भी पूछी जा सकती है, अल्फा माइनस अल्फा नॉट, और ये टी यूनिट कैप इक्वल टू जीरो। और हाँ, इस तरह चीज़ें याद किया करें, पहले देखें कि इक्वेशन ऑफ प्लेन का पता होना, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन फिर उसी तरह की होगी। अल्फा दिया गया है, तो देखें सबसे पहले हम डी अल्फा और डी टी फाइंड करेंगे। ठीक है, और हमें पॉइंट यहाँ पे टी इज इक्वल 1 दिया गया है, वो पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है, जो पॉइंट पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये अल्फ़ा का आंसर आया एट टी इज इक्वल 1 पे, और ये हमारे पास डी अल्फ़ा और डी टी का आंसर आया यहाँ पे। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये उन्होंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन के बारे में डिस्कशन की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन आ जाता है, तो ये नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हम नेक्स्ट इसको डिस्कशन करेंगे। एक मिनट में देख लेता हूँ कितना हुआ है, तो अगर थोड़ा है तो फिर अभी डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या है, ये प्रॉब्लम नंबर 4.11 है शायद। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वगैरह मिक्स ही हैं चीज़ें अब, तो ये फिर हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। स्फेरिकल इमेजेस आ जाती हैं, तो ये देख लेते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन। तो इसमें क्या होता है, कहता है इफ अल्फा इज अ यूनिट स्पीड कर्व एंड विद कैपा डज नॉट इक्वल टू जीरो शो दैट द इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन थ्रू। तो ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन ये होती है। ठीक है, एक्स माइनस अल्फ़ा की वैल्यू एट ज़ीरो, और ये हमारे पास एक वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर, और अल्फ़ा डैश ये एक वेक्टर, एक अल्फ़ा डबल डैश ये वाला वेक्टर, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना तो वो जीरो के इक्वल आएगी। ये हमारे पास इक्वेशन होती है किसकी, ऑस्किलेटरी प्लेन की। क्या कहता है, कहता है लेफ्ट कर लिया हमने ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, बी टू नेबरिंग पॉइंट्स, दो नेबरिंग पॉइंट है, और आपको पता है ऑस्किलेटिंग प्लेन में दो नेबरिंग पॉइंट्स लेते हैं, वो दोनों पॉइंट प्लेन पे आ रहे होते हैं, टेंजेंट लाइन प्लेन पे आ रही होती है, तो फिर वो लिमिटिंग पॉइंट पे जो हमारे पास प्लेन आता है उसको ऑस्किलेटिंग प्लेन का नाम दिया जाता है। कहता है कि अल्फा ऑफ एस एंड अल्फा ऑफ जीरो बी टू नेबरिंग पॉइंट्स है ऑन द कर्व, कर्व पे
अल्फ़ा डैश ऑफ एस एंड अल्फ़ा डैश ऑफ ज़ीरो आर वेक्टर्स अलोंग टेंजेंट, ये टेंजेंट के अलोंग वेक्टर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका डेरिवेटिव ले लिया है। और कहता है कि इस परपेंडिकुलर टू बोथ, और ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। आपको पता है टेंजेंट लें तो वो परपेंडिकुलर ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर उनके परपेंडिकुलर आ जाएगा। कहता है ये वाली चीज़ इस परपेंडिकुलर टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ठीक है, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्या कहता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास नेबरिंग थे और ये हमारे पास प्लेन पे लाई करते थे। अगर इनका डेरिवेटिव ले लिया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इनका हमने डेरिवेटिव ले लिया तो वो इसके परपेंडिकुलर हो गए, और ये प्लेन पे लाया करते थे तो ये परपेंडिकुलर हो गए किसके, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के। कहता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू इन दोनों के, ठीक है, ये लिख दिया, ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू इन दोनों के। अब ये देखें, अब इसमें से मैं इसको -0 भी लिख सकता हूँ। अब ज़ीरो का मैं लिख सकता हूँ कि दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होती है, ठीक है, तो मैंने इस तरह ये लिख दिया, ठीक हो गया। अब दोनों में से मेरे पास देखें तो अल्फ़ा डैश ऑफ ज़ीरो कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से अल्फ़ा डैश ऑफ एस बच गया, यहाँ से अल्फ़ा डैश ऑफ ज़ीरो बच गया। अब क्या कर दिया, एट द एंड देखें कि अगर हम एक स्केलर से डिवाइड कर दें, यानी कि अगर कोई किसी के परपेंडिकुलर आना देखें कोई, यानी कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको थोड़ा बढ़ा भी दूंगा, ये फिर भी परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो यही कहा है कि स्केलर मल्टीपल हमने कर लिया, यानी कि ऐसे डिवाइड कर दिया हमने। अब लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो लगा दी, तो जब जीरो लगा दी तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई, ठीक है, तो ये हमारे पास डबल डैश ऑफ ज़ीरो बन गया, ठीक है, ये इस तरह बन गया। अब कहते हैं अब क्या बन गया, यानी कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के। अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन परपेंडिकुलर है इस पे। अब क्या कहता है एक्स एक हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। अब एक्स हमने एक पॉइंट लिया है, एक्स एक पॉइंट लिया है हमने कहाँ से, R3 से। एक्स हमने एक पॉइंट लिया, अब उस पॉइंट के रिलेटेड कोई पोजीशन वेक्टर आएगा, कहता है वो पोजीशन वेक्टर ऑन ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा। अब ये पॉइंट कहाँ पे लिया है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लिया है, कहाँ पे लिया है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे। तो ये पॉइंट का जो वेक्टर है, बल्कि ये जो हमने वेक्टर लिया है ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लिया है, अब ये वेक्टर जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लिया है ये परपेंडिकुलर टू होगा इसके, क्यों, क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। दोबारा देखें, अगर कोई प्लेन देखें ना, ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि प्लेन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है ना, तो इसके ऊपर मैं कोई वेक्टर ले लिया, मैंने ये वाला कोई वेक्टर ले लिया, तो इसके परपेंडिकुलर ही आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये वाली ज़ाहिर की जा रही है कि अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन इसके परपेंडिकुलर है और ऑस्कुलेटिंग प्लेन के ही अलोंग हमने या उसके ऊपर ही हमने एक वेक्टर ले लिया है, तो वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब एक्स माइनस एक्स नाट जो है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लाई करेगा, कहता है एक्स माइनस एक्स नाट पर प्लेन पे लाई करता है, और ये परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के। और अगर परपेंडिकुलर है ना, यानी कि इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी, तो इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, और इसको अगर हम बंद करके लिखें ना तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होती है, और स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करके लिखें वो ये इसके ही इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास साबित हो गया। और इसको अगर हमने कंपोनेंट वाइज लिखना है तो ये कंपोनेंट वाइज इस तरह लिखते होते हैं, ये पहले इसके कंपोनेंट, ये किसके कंपोनेंट है, पहले वाले के, दूसरे वाले के डैश वाले के, ये एक डैश वाले के कंपोनेंट, और तीसरे वाले के डबल डैश वाले के ये वाले कंपोनेंट, और इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन थी, पेपर में आ सकता है, इसको देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, कहता है लेट अल्फा बी यूनिट वेक्टर का, कहता है देन फाइंड अ वेक्टर, हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जो कि ये वाले रिलेशन को फुलफिल करता है, यानी कि ये w कोई भी एक वेक्टर है, w को t से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये t का डेरिवेटिव बन जाता है, w को इससे मल्टीप्लाई करूँगा इसका डेरिवेटिव बन जाता है, इसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा ये इससे डेरिवेटिव बन जाता है। तो w वेक्टर कौन सा है ये हमने फाइंड करना है, और इसको डार्बक्स वेक्टर का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये फाइंड करते हैं। लेट हमने कर लिया, w कोई ना कोई वेक्टर होगा ना, तो वेक्टर t कैप, यानी कि ये यूनिट वेक्टर है, जैसे i j k थे ना उस तरह इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरह लिख लिया, एक वेक्टर है फर्ज के, कौन सा है अभी नहीं हमें पता। टी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ली, टी के साथ यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट ली, यहाँ भी आ गई, यहाँ भी, तीनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। अब ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि टी और टी डैश जो है, यानी कि ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल एंगल ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो, ये वाली चीज़ तो ज़ीरो हो गई। बाकी ये अब ये किसके इक्वल होता है, तो हमने कहा था बी इक्वल होता है टी क्रॉस एन के, टी क्रॉस एन के, तो माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, एन क्रॉस टी के, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपको पता है कि ये एक वेक्टर होता है, और अगर मैं इनकी चेंज करूँ ना, अगर टी एन है तो एन टी करना चाहूँ ना क्रॉस प्रोडक्ट में, तो साथ नेगेटिव साइन आ जाता है, तो ये माइनस बी के इक्वल आ गया। और ये बी क्रॉस टी है, तो बी क्रॉस टी किसके इक्वल आया है, तो बी क्रॉस टी हमारे पास एन के, यानी कि वो हमने रिलेशन पढ़ा है ना टी एन बी, तो टी से बी, टी एन बी के इक्वल होगा, तो एन बी हमारे पास टी के, और बी टी किसके इक्वल होगा, बी टी एन के, तो ये बी टी हमने एन लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखें, कहता है ये तो ज़ीरो हो गया, ये टी एन हैट, अब टी इसकी जगह पे वैल्यू इसकी पुट कर दी, ये फॉर्मेट सीरीज़ वाले का जो फार्मूला है ना,
फॉरनेट सीरीज वाले का, यानी कि ये आ गया हमारे पास के एन हैट। इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, तो इकट्ठे लेक्चर किए हैं इतने, तो इस वजह से बोलने में दिक्कत ज़रा थोड़ी सी होती है। तो ये हमारे पास W3 आ गया और n यूनिट कैप, और ये माइनस W2 भी हैट, ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ से देखें, ये भी n हैट वाला है, ये भी n हैट वाला है, दोनों को एक तरफ ले गए, यानी कि इसको उठा के उस तरफ ले गया, n हैट कॉमन ले लिया, तो ये वाली चीज़ आ गई। और इसको उठा के इधर ले आइए, प्लस बन गया। अब ये वाली चीज़ क्या कहता है, कहता है एन बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये देखें, ये दोनों चीज़ें ना, ये दोनों चीज़ें लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। या आप इस तरह कह लें कि जिस तरह होता है ना एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के, और इस तरफ जीरो लिखा हो, तो ज़ाहिर सी बात है इसको भी अगर कंपोनेंट वाइज लिखो तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे से। या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये कोई और चीज़ है, ये कोई और चीज़ है कंपोनेंट वाइज, ठीक है। तो ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल, ठीक है, मैंने बता दिया। तो डब्ल्यू जीरो के इक्वल, और यहाँ से अगर देखें तो के, ये W3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो W3 की वैल्यू आ जाएगी के, ये वाली चीज़ आ गई है कि W2 की वैल्यू आ गई जीरो। अब ये यहाँ पे ले आ गए, हमने छोड़ दी, यहाँ पे ला गए। अब W2 और W3 की वैल्यू आ गई है ना हमारे पास। अब W1 की सिर्फ वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये ज़रा लैग कर गया, हाँ ये लें जी, आ गए वापस, ठीक है। अब ये W3 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, W2 की वैल्यू भी आ गई है, बस W1 की रह गई है। इसको फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे T से लिया था हमने क्रॉस प्रोडक्ट, अब वहाँ से B से भी ले सकते हैं, N से भी। हमने B से ले लिया, जब B से लिया तो ये तो पहले ज़ीरो हो गया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वैक्टर्स, यानी कि एक तरह के दोनों वैक्टर्स हों, पैरेलल हों, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वो ज़ीरो हो जाता है। अब इसकी बात करें तो वो दोबारा वही टेबल T N B, तो यहाँ पे क्या है, N और B है, N और B के लेंगे तो आंसर T आएगा। तो यहाँ पे T और B, जब T और B की उल्टा लेंगे तो हमारे पास माइनस N आएगा, ये वाली चीज़ आ गई। और ये किसके इक्वल होता है, फॉरनेट सीरीज वाले फार्मूला के लिए ये माइनस टा एन हैट होता है। एन हैट वाले इकट्ठे कर लिए और उनसे एन हैट कॉमन लिया, तो ये माइनस टा माइनस ही रहा, ये इधर आकर प्लस हो गया था, ये वाली चीज़ आ गई। और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल, W2 जीरो आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये ऊपर भी जीरो आया हुआ था, W1 किसके इक्वल आ गया, टा के इक्वल आ गया। W1 टा के इक्वल, W2 जीरो के इक्वल, W3 के इक्वल, यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास W किसके इक्वल बन जाएगा, W हमारे पास इक्वल बन जाएगा। W1 क्या था, मैं भूल भी गया, W1 टा के इक्वल, टा T हैट, और ये W2 तो ज़ीरो है, और ये इसका आंसर कितना आया है, प्लस के और B हैट, डैट इज़ अवर रिक्वायर्ड वेक्टर, और डैट इज़ कॉल्ड द डार्बक्स वेक्टर। शायद MCQ में पूछा जा सके कि डार्बक्स वेक्टर कौन सा होता है, कौन सा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर होगा। अब नीचे नोट लिखा हुआ है, तो ये नोट पढ़ लीजिएगा जो भी है। और चलें जी, स्फेरिकल इमेजेस फिर देखेंगे, इस पे चलते हैं। कहता है लेट अल्फा बी अ कर्व विद के नॉट इक्वल टू जीरो। प्रूव करना है कि अल्फा ऐसे जो है लाई करती है एक प्लेन में, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सच दैट एवरी ऑस्किलेटिंग प्लेन पास थ्रू द एक्स नॉट। कहता है जी अब साबित करना है। वैसे इस चीज़ को ना हमने थ्योरम में भी यूज़ किया था, क्या कि अगर एक एक्स नॉट पॉइंट है, ठीक है, चलें जी मैं आपको समझाता हूँ। कहता है अल्फा ऑफ ऐसा हमारे पास एक कर्व है और जिसका कर्वेचर कैपा नॉट इक्वल टू जीरो है। प्रूव करना है कि डेल एस जो है एक प्लेन में लाई करता है अगर और सिर्फ अगर हर वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करे सच डैट एवरी ऑस्कुलेट प्लेन जो है वो इस पॉइंट से गुजरे। चलें जी, कहता है इफ़ एंड ओनली इफ का केस है, कन्वर्स भी करेंगे। पहले हमने क्या कर लिया, हम कहते हैं कि हमारे पास अल्फा ऑफ एस एक प्लेन में कर्व है, एक्स नॉट हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। उस कर्व पे अगर वो पॉइंट है उस कर्व पे, सो एक्स नॉट आल्सो लाइज इन द प्लेन, तो वो प्लेन पे भी लाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास ये देखे ना, ये क्या है, प्लेन पे एक कर्व है, कोई भी एक प्लेन है, प्लेन पे एक कर्व है। और अगर कोई पॉइंट इस पे होगा तो ये कहाँ पे है, कर्व प्लेन पे है, तो पॉइंट भी प्लेन पे ही होगा। ये कर्व प्लेन पे है, अगर एक पॉइंट कोई इस पे है तो वो ज़ाहिर सी बात है पॉइंट भी प्लेन पे होगा, ठीक है। द प्लेन इज द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, वो प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन है एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट के हिसाब से। हैंस द ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है वो इससे पास करेगा, ठीक है। यानी कि वो सारे पॉइंट्स कहाँ पे आ जाएंगे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे, जिस पॉइंट की भी बात करेंगे। तो अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे कोई पॉइंट है तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट से ऑस्कुलेटिंग पास करता है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ठीक हो गया। कन्वर्स पे आ जाए, कन्वर्स हमने कह लिया, सपोज किया कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है वो इस पॉइंट से पास करता है, इस पॉइंट से पास करता है, तो इसका मतलब है वैल्यू ऑफ द बी हैट जो है वो रिमेन सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, सेम होता है। कहता है और प्लेन पे हमारे पास ये चीज़ सेम होती है, ये हम करोलरी भी पढ़ के आए थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा ऑफ एस जो है वो प्लेन कर्व है। ये करोलरी का रिजल्ट हमने यूज़ किया है। 3 रिजल्ट थे कि अगर बीटा कांस्टेंट हो जाए तो अब बी कांस्टेंट हो जाए तो अल्फा ऑफ एस एक प्लेन कर्व बन जाती है, और तीसरा रिजल्ट था टा जीरो हो जाता है, ठीक है। ये 3 रिजल्ट थे जो कि इक्विवेलेंट थे, हमने करोलरी पढ़ी थी, ठीक है। और अगर हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन पास करता है एक्स नॉट से, तो वो एक्स नॉट से तो वहाँ पे हमारे पास बीटा जो है वो बी कांस्टेंट हो जाएगा। बी कांस्टेंट हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं टा जीरो, और इसी को लिख सकते हैं अल्फा ऑफ एस प्लेन कर्व होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछेगा।
इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।